नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल स्टडी हार्ट पर। हम लोग ज्योग्राफिकल थॉट में क्लासिकल पीरियड पढ़ रहे थे और उसके दो पार्ट मैंने आपको बताए थे, एक एंशिएंट क्लासिकल पीरियड, दूसरा मॉडर्न क्लासिकल पीरियड। एंशिएंट के दो पार्ट थे जिसमें ग्रीक ज्योग्राफर्स के बारे में पढ़ना था और रोमन ज्योग्राफर्स के बारे में पढ़ना था। तो अब तक हम दो वीडियोज़ के माध्यम से ग्रीक ज्योग्राफर्स के बारे में पढ़ चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रोमन ज्योग्राफर्स के बारे में। तो रोमन ज्योग्राफर्स के बारे में अगर ओवरव्यू या ऐसी बेसिक आपको एक इन्फॉर्मेशन दूं मैं, तो आप जब रोमन ज्योग्राफर्स को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि इनका ज़्यादातर काम एक्शन बेस्ड था, प्रैक्टिकल बेस्ड था। ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते थे, प्रैक्टिकल करते थे, चीज़ों को जाकर उनका निरीक्षण करते थे। उस बेसिस पर इनको जो नॉलेज प्राप्त होती थी उसका इन्होंने संकलन अपनी रचनाओं में किया है और उसी तरह इनका काम करने का तरीका भी है। ठीक है, ये प्रिंसिपल्स या जो पहले से चली आ रही हाइपोथेसिस हैं या जो पहले से चले आ रहे प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करने में विश्वास नहीं रखते थे। हाँ, ज़रूर है कि उनको पढ़ने के बाद उनसे कुछ आइडियाज़ लेते थे, लेकिन उन पे पूरी तरह भरोसा नहीं करते थे। ये चीज़ों को प्रैक्टिकल करके देखने में बिलीव करते थे। दूसरा, जो हमारे रोमन ज्योग्राफर्स हैं, इनका काम जो है ना, यूरोपियन साम्राज्य की जो गतिविधियां हैं उनसे बड़ा प्रभावित रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से इनका जो फोकस है वो भौतिक भूगोल पे नहीं है, फिजिकल ज्योग्राफी पे नहीं है। आप देखेंगे तो आपको ये भी नोटिस करने को मिलेगा कि इनका ज़्यादातर काम ह्यूमन ज्योग्राफी पर है और स्पेशल अगर और प्रिसाइसली बात की जाए तो इनका ज़्यादातर काम रीजनल ज्योग्राफी पर है, यानी कि प्रादेशिक भूगोल पर है। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे कि भौतिक भूगोल में इन्हें बहुत काम नहीं किया है। इनका मेन काम ह्यूमन ज्योग्राफी एंड रीजनल ज्योग्राफी यानी कि प्रादेशिक भूगोल में है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे एक एक करके ज्योग्राफर के बारे में, जिसमें जो हमारे पहले ज्योग्राफर हैं वो हैं स्ट्रैबो, जिनके बारे में हमें पढ़ना है। लेकिन उनके बारे में पढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले, और वीडियो को शेयर और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बिकॉज इट मोटिवेट्स मी। ठीक है, तो सबसे पहले ज्योग्राफर का नाम क्या है? सबसे पहले ज्योग्राफर जो हमें पढ़ने हैं वो हैं स्ट्रैबो। ठीक है, स्ट्रैबो का जो समय काल है वो है 64 से 20 एडी, यानी कि 64 से 20 एडी। अब यहाँ पर ईसा पूर्व जो सिस्टम चल रहा था वो खत्म हो गया है। अब ईसा मसीह का जन्म हो गया है और उसके बाद का समय काल चल रहा है। तो स्ट्रैबो का समय काल कब है? 64 से 20 एडी के बीच में इनका समय काल है। अब इनके बारे में एक खास बात ये जान लीजिए कि ये टर्की में पैदा हुए थे, जिसको हम तुर्की भी कहते हैं। ये टर्की में पैदा हुए थे, तो आप लिखेंगे बॉर्न इन टर्की। ठीक है, ये टर्की में पैदा हुए थे, बट बाद में उसके बाद आफ्टरवर्ड ही मूव्ड टू रोम, यानी कि ये टर्की में पैदा हुए थे लेकिन थोड़े समय के बाद ही ये रोम जाकर शिफ्ट हो गए। ठीक है, इन्होंने जो भी काम किया, जो भी रिसर्च किया, वो कहाँ पे किया? रोम में किया। पैदा कहाँ हुए थे? टर्की में हुए थे। तो क्योंकि रोम में काम किया इन्होंने, रोम में ही अपनी सारी रचनाएं प्रकाशित करवाई हैं, तो इसीलिए इनको हम रोमन ज्योग्राफर में पढ़ते हैं। अब इनका दूसरा पॉइंट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ऑल्दो ही वॉज अ रोमन ज्योग्राफर, हालांकि ये एक कौन थे? रोमन ज्योग्राफर थे। ही वॉज अ रोमन ज्योग्राफर, क्योंकि रोम में उन्होंने अपना काम किया है तो जाहिर सी बात है रोमन ज्योग्राफर है और हम रोमन ज्योग्राफर्स ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये रोमन ज्योग्राफर थे, लेकिन इन्होंने अपना जो वर्क है, जो भी लिटरेरी वर्क है, जो भी बुक्स है, वो पब्लिश कराई हैं किस लैंग्वेज में? वो देखिए, ऑल्दो ही वॉज अ रोमन ज्योग्राफर बट published his work in Greek language। ठीक है, यूनानी भाषा में इन्होंने अपनी
जो रचनाएं हैं वो प्रकाशित करवाई हैं। तो ये एकमात्र ऐसे जोग्राफर हैं जो कि टर्की में पैदा हुए थे, रोम में जाके इन्होंने रहना शुरू किया, वहाँ पे इन्होंने अपनी रिसर्च की, ऑब्जर्वेशन किया, बुक्स लिखी, पब्लिश कराई। लेकिन इनकी जो बुक पब्लिश हुई हैं उनकी लैंग्वेज क्या है, यूनानी भाषा यानी कि ग्रीक लैंग्वेज में पब्लिश हुई हैं। तो अगर ये कभी क्वेश्चन आता है कि किसी ऐसे जोग्राफर का नाम बताइए, देखिए बेसिकली अगर आपसे पूछेगा कि ग्रीक लैंग्वेज में किसकी पुस्तकें या किसकी बुक्स पब्लिश हुई हैं, तो आप भाई किसी ग्रीक जोग्राफर का ही नाम लोगे। लेकिन यहाँ पर एक पेंच है, पेंच क्या है कि ये रोमन है। तो अगर पूछता है, ऑप्शन में दे देता है फ्रांस के किसी जोग्राफर का नाम या फिर रोम के किसी जोग्राफर का नाम, लेकिन किसी भी ग्रीक जोग्राफर का नाम नहीं देता है और पूछता है कि बताओ इनमें से किसने ग्रीक लैंग्वेज में अपनी पुस्तकें प्रकाशित करवाई थी, तो आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे ग्रीक का तो कोई दिया ही नहीं है। लेकिन अगर रोमन का दिया हुआ है यानी कि स्ट्रैबो का नाम दिया हुआ है, तो आप इनका नाम मार्क करके आ सकते हो। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा लॉजिकल बात यहाँ पर आ गई है जो आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, उसके बाद इनकी बुक की बात कर लेते हैं। बुक की अगर बात करें तो इन्होंने जियोग्राफिकल एनसाइक्लोपीडिया पब्लिश किया है, ज्योग्राफिकल एनसाइक्लोपीडिया, और इसके टोटल 17 वॉल्यूम है। तो आप समझिए कितना ज़्यादा इन्होंने काम किया है। मतलब एक किताब इन्होंने पब्लिश की है, एक विश्वकोश, एनसाइक्लोपीडिया को हिंदी में विश्वकोश कहते हैं। इन्होंने एक विश्वकोश पब्लिश किया है पूरे के पूरे 17 पार्ट में। तो ये कोई आम बात नहीं है कि 17 किताबें आप पब्लिश करा दें। ठीक है, लेकिन अगर 17 पार्ट की बात की जाए कि 17 पार्ट में क्या क्या इन्होंने पब्लिश कराया है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 एंड 2 की बात करें। देखिए, स्ट्रैबो को जितने भी विश्व की जानकारी थी, जितनी भी जगह की जानकारी थी, उसने उसको कहा ऑक्यूमीन। ठीक है, इसकी स्पेलिंग आपको कहीं अलग भी मिल सकती है, जैसे कि ओइकौमीन भी हो सकती है, ओइकौमीन। ठीक है, तो ये दो तरह से देख सकते हैं। इस शब्द का प्रयोग एसी सैंपल ने किया है, बल्कि मतलब इसका सेम है, और इस शब्द का प्रयोग स्ट्रैबो ने किया है। ठीक है, तो ऑक्यूमीन यानी कि ऐसी दुनिया जिसके बारे में स्ट्रैबो को जानकारी है। ठीक है, एक ज्ञात विश्व की बात हो रही है जिसको इसने ऑक्यूमीन कहा है। ठीक है, तो ऑक्यूमीन की बात की गई है, यानी कि उस दुनिया की बात की गई है जिसके बारे में स्ट्रैबो जानते थे, और उसके अलावा कुछ प्रिंसिपल्स एंड हाइपोथेसिस की भी बात की गई। ठीक है, पहले और दूसरे पार्ट में ज्योग्राफिकल एनसाइक्लोपीडिया के क्या बात की गई है, ऑक्यूमीन की बात की गई है, और प्रिंसिपल्स एंड हाइपोथेसिस की बात की गई है। फिर आता है तीसरे से 10 तक की बात अगर की जाए, पार्ट 3 से लेके पार्ट 10, इसमें यूरोप का डिस्क्रिप्शन है। किसका डिस्क्रिप्शन है? यूरोप का डिस्क्रिप्शन है। यूरोप के अलग अलग क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, वहाँ के लोगों के बारे में बताया गया है, वहाँ के रिलीफ के बारे में, रहन सहन के बारे में बताया गया है। तो वॉल्यूम 3 से लेकर 10 तक इन्होंने यूरोप के बारे में बताया है। ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ मैं। 10 के बाद आता है वॉल्यूम 11। ठीक है, लेकिन सिर्फ वॉल्यूम 11 नहीं है, वॉल्यूम 11 से वॉल्यूम 16 तक इन्होंने एशिया की बात की है। एशिया का डिस्क्रिप्शन दिया है, वहाँ के लोग, वहाँ का सेटलमेंट, वहाँ की सोसाइटी के बारे में बताया है, वॉल्यूम 11 से 16 के बीच में। ठीक है, उसके अलावा फिर आता है लास्ट बचा हुआ वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम 17, जिसमें इन्होंने एक जनरल इंफॉर्मेशन दी है, जनरल इन्फो ऑफ अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका के बारे में जो भी इनको सामान्य जानकारी थी उसके बारे में बताया है। तो आप देखेंगे कि स्ट्रैबो ने अपने इंसाइक्लोपीडिया में 3 जगहों की बात की है। कहाँ कहाँ की? यूरोप की बात की है, एशिया की बात की है, और
अफ्रीका की बात की है। और रही बात पहले और दूसरे वॉल्यूम की, तो उसमें भी उसने ओइकोमीन यानी कि जिस जगह के बारे में वो जानता था उन सारी जगहों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी पहले और दूसरे वॉल्यूम में दी है। ठीक है, तो इतना सारा काम इन्होंने ज्योग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया में किया है, जिसके 17 वॉल्यूम प्रकाशित करवाए गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रैबो पहला वो आदमी था, he was the first who made the map of Mediterranean region। मेडिटेरेनियन रीजन का मतलब यहाँ पर भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है उसकी बात हो रही है। स्ट्रैबो पहला वो ज्योग्राफर या पहला वो इंसान था जिसने भूमध्य सागरीय क्षेत्र के बारे में मानचित्र का निर्माण किया था। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखें कि इन्होंने काम कंट्रीब्यूशन क्या क्या किया है। कंट्रीब्यूशन में अगर हम कहें मैथमेटिकल ज्योग्राफी, मैथमेटिकल ज्योग्राफी में स्ट्रैबो ने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है। एक्चुअली देखा जाए तो काम ही नहीं किया है। इन्होंने बस क्या किया है, जो हमारे इरेटोस्थनीज थे, ठीक है, उसके अलावा हिप्पार्कस या हिप्पार्चुस भी कहीं लिखा हुआ है, और पोसिडोनियस, इनका जो किया हुआ काम है मैथमेटिकल ज्योग्राफी का, उसी को स्टडी करके उसी को बेस बना के थोड़ा बहुत काम किया है। बेसिकली आप स्ट्रैबो के बारे में जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि मैथमेटिकल ज्योग्राफी में इनका थोड़ा बहुत भी काम देखने को नहीं मिलता, और जो मिलता भी है वो किससे प्रभावित है, इरेटोस्थनीज, हिप्पार्कस एंड पोसिडोनियस से प्रभावित है इनका काम। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। मैथमेटिकल ज्योग्राफी में इन्होंने 3 लोगों को फॉलो किया, जिनके नाम मैंने आपको बताए, इरेटोस्थनीज, हिप्पार्कस और पोसिडोनियस। अभी आ जाते हैं हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में कोई काम किया है। देखिए, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में इन्होंने क्या काम किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो यूरोपियन साम्राज्य था, जो अलग अलग डायनेस्टीज थी, राजघराने थे, उनके कामों से इनका काम या फिर सारे के सारे रोमन ज्योग्राफर्स का काम प्रभावित रहा है। तो जाहिर सी बात है कि उनका असर इनके काम पे देखने के लिए मिलेगा। उसके अलावा स्ट्रैबो ने क्या किया है कि जो भी भौगोलिक जानकारी उनको दिखती है उसकी वो तुलना प्राचीन काल या फिर ऐतिहासिक जो तथ्य हैं उनसे ज़रूर करते थे। ठीक है, तो ये काम आप कह सकते हैं कि उन्होंने हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में किया है, कि उन्होंने ज्योग्राफिकल फैक्ट्स को प्रेजेंट में, जो उनके समय प्रेजेंट थे, ज्योग्राफिकल फैक्ट को कंपेयर किया है या फिर तुलना की है ऐतिहासिक जो ज्योग्राफिकल फैक्ट्स हैं उनके साथ। ठीक है, तो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में इन्होंने ये काम किया है। ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें, क्या ह्यूमन ज्योग्राफी में कोई काम किया है? जैसा कि आपको पता है, ऑक्यूमीन यानी कि वो जगह या वो क्षेत्र दुनिया का जिसके बारे में स्ट्रैबो को जानकारी थी, ऑक्यूमीन के बारे में। अब जब ऑक्यूमीन के बारे में बात होती है तो यहाँ पर जिस जगह को वो जानते हैं उस जगह पर रहने वाले लोग, वहाँ का समाज, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का सेटलमेंट, उन सारी चीज़ों की बात की है। और जितनी भी चीज़ें मैंने आपको गिनाई, समाज, लोग, सेटलमेंट वगैरह, ये सब किसका पार्ट है? ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है। ठीक है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में हम इसको रख सकते हैं। रीजनल अगर ज्योग्राफी की बात की जाए तो रीजनल ज्योग्राफी में क्या काम किया है? जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो रोमन ज्योग्राफर्स हैं उनका रीजनल ज्योग्राफी में बहुत काम है। मैंने बोला था ना, ह्यूमन ज्योग्राफी में काम है, फिजिकल में नहीं है, ह्यूमन ज्योग्राफी में काम है। लेकिन अगर हम और प्रिसाइसली बात करें तो इनका रीजनल ज्योग्राफी में ज़्यादा काम है। अब रीजनल ज्योग्राफी में आप देखेंगे तो अगर आप इनकी ज्योग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया के 17 पार्ट की बात कर रहे हैं, 17 में से आप लगभग चाहे पहला, दूसरे के बाद तीसरे से लेकर 10वां या फिर लास्ट तक आप देखेंगे तो इन्होंने बहुत पहले ऑक्यूमीन की बात की है, उसके बाद यूरोप की बात की है या यूरोपियन कंट्रीज़ की बात की है, फिर एशिया की बात की है, फिर अफ्रीका की बात की है।
ये सब क्या है, ये क्षेत्र हैं। अब इनके बारे में बात करना रीजनल ज्योग्राफी हुई ना, कि अलग अलग रीजन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो हेरोडोटस बोल रहा हूँ, स्ट्रैबो ने क्या किया, रीजनल ज्योग्राफी में काम किया है। तो आपने पहले मैथमेटिकल ज्योग्राफी पढ़ा, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी पढ़ा, इसमें भी थोड़ा बहुत काम देखने को मिलता है, मैथमेटिकल में बिल्कुल नहीं मिलता है। ह्यूमन ज्योग्राफी में ऑक्यूमीन और फिर यहाँ पे रहने वाले लोग, उनका रहन सहन, खान पान, सेटलमेंट। रीजनल ज्योग्राफी में अलग अलग रीजन्स, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, इनके बारे में जो स्ट्रैबो हैं उन्होंने काम किया है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रैबो, ठीक है। स्ट्रैबो से आगे बढ़ते हैं। स्ट्रैबो से आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आते हैं टॉलमी। इनके नाम में सबसे पहले पी लगा हुआ है, जो कि इनके नाम को यूनिक बनाता है, ठीक है। और इसको पढ़ते क्या है, हम टॉलमी पढ़ते हैं। इनका जो ड्यूरेशन है वो क्या है, इनका ड्यूरेशन है 90 to 168 AD। क्या है, 90 to 168 AD, यानी कि ईसा के बाद की बात हो रही है। अब देखते हैं इनकी दिलचस्पी किस किस चीज़ में थी। ये एस्ट्रोनॉमी में दिलचस्पी रखते थे। एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल विज्ञान, ब्रह्मांड, यूनिवर्स के बारे में बात करते थे। उसके अलावा ये मैथमेटिक्स में भी दिलचस्पी रखते थे, और फिर हमारा प्यारा भूगोल, उसमें तो दिलचस्पी रखते ही रखते थे। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे पॉइंट, ही वॉज इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोनॉमी, कॉमा, उसके बाद क्या बताया था मैंने, ज्योग्राफी एंड तीसरा क्या बताया था, मैथ्स, या फिर मैथमेटिक्स भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन तीन चीज़ों में इनकी दिलचस्पी थी, ठीक है। अब दूसरा काम जब आप देखेंगे किसी भी ज्योग्राफी की किताब में, आप देखेंगे इनका जो काम है वो ये कि इन्होंने कोनिकल प्रोजेक्शन पर एक वर्ल्ड का मैप बनाया हुआ था, जिसको आप देखेंगे कुछ ऐसा देखने में आपको मिलता है। इस तरह से इन्होंने एक मैप बनाया हुआ था, इसके अंदर कुछ आकृतियाँ बनी हुई थी और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह बनाए हुए थे, ठीक है। तो ये इनका बहुत यूनिक और फेमस मैप है। मतलब इस मैप को आप किसी भी अच्छा, जिसके पास अच्छा ज्योग्राफी का ज्ञान हो, उसको दिखाइए, वो देखते ही पहचान जाएगा कि ये टॉलमी का मैप है। तो इतना यूनिक मैप है, ठीक है। तो इसके बारे में भी मैंने एक पॉइंट लिख लिया है कि ही मेड अ यूनिक वर्ल्ड मैप। यूनिक के साथ साथ आप फेमस भी लिख सकते हैं, यूनिक वर्ल्ड मैप, ठीक है। टॉलमी ने एक बहुत ही यूनिक वर्ल्ड मैप बनाया था, ठीक है। तो ये दो पॉइंट हो गए हैं। अब बात करेंगे हम इनकी किताबों के बारे में कि इन्होंने किताबें कौन कौन सी लिखी हैं। हेडिंग डालेंगे आप बुक्स, ठीक है। बुक्स में पहला नाम आता है गाइड टू ज्योग्राफी, गाइड टू ज्योग्राफी। तो सबसे पहले इसी किताब के बारे में बात कर लेते हैं। ये इन्होंने 8 पार्ट में लिखी है। आप देखेंगे कि रोमन ज्योग्राफर्स ने किताबें बहुत लिखी हैं, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल किया है, उन्होंने जाके सर्वेक्षण किए हैं, ऑब्जर्वेशन किए हैं, तो इन्होंने किताबें बहुत लिखी हैं। अभी आप आगे जैसे जैसे बढ़ोगे ना, प्लिनी की तरफ, पंपोनियस मेला की तरफ, तो आप देखोगे और ज़्यादा वॉल्यूम। कहाँ 17 वॉल्यूम थे, फिर इन्होंने भी 8 वॉल्यूम लिखे हैं गाइड टू ज्योग्राफी के। तो अगर सिर्फ इस किताब के बारे में बात कर लें तो इसमें जो पहला वॉल्यूम है वो बात किस बारे में करता है, ठीक है। मेजर प्रिंसिपल्स, मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी के बारे में, यानी कि भूगोल के जो मुख्य सिद्धांत हैं उनके बारे में इसमें बात की गई है, ठीक है। उसके अलावा 2 से लेकर 7 नंबर का वॉल्यूम, ठीक है। यानी कि पहले में मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी की बात की है, फिर दूसरे से लेकर तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें में क्या बात की है, मोर देन 8000 प्लेसेस।
8000 से भी ज़्यादा जगहों के बारे में उन्होंने 2 से लेकर 7वें वॉल्यूम तक बात की है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि उन्होंने नाम लिख दिए कि हाँ भाई लखनऊ है, दिल्ली है, मिर्ज़ापुर है, कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं। 8000 प्लेसेस दिए हैं विथ देयर लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, यानी कि अक्षांश और देशांतर के साथ बात की गई है, हवा में बात नहीं की गई है। ठीक है, तो 2 से 7 तक 8000 से भी ज़्यादा प्लेसेस के बारे में उन्होंने अपनी इन किताबों में बताया है, और साथ ही साथ हेल्प ली है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स की भी। ठीक है, अब बचता है हमारा लास्ट यानी कि 8वां वॉल्यूम। अब 8वें वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, पहले इसको रफ कर देते हैं। 8वां वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 8वें वॉल्यूम में बात की गई है कार्टोग्राफी की। ठीक है, कार्टोग्राफी का ज्योग्राफी में क्या अहम हिस्सा है, क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब सब्जी में नमक जैसा। अगर आप ज्योग्राफी से मैप निकाल दें तो मतलब आपने सब्जी से नमक निकाल दिया, बेस्वाद। ठीक है, कार्टोग्राफी की बात की गई है, मैप प्रोजेक्शन की बात की गई है, और प्रोजेक्शन में भी अगर देखा जाए तो कोनिकल, जिस पे इन्होंने अपना मैप बनाया था, शंक्वाकार जिसको बोलते हैं, कोनिकल प्रोजेक्शन की बात की गई है। ठीक है, एंड अदर मैप टेक्निक्स की बात इसके अंदर की गई है। ठीक है, उसके अलावा इसमें उन्होंने एक वर्ल्ड मैप बनाया है, एक विश्व का मानचित्र, जो कि आपको अभी मैंने दिखाया था कैसा दिखता है, तो एक वर्ल्ड मैप बनाया है। साथ ही साथ 26 अदर रीजन्स, यानी कि 26 और भी जगह हैं, वर्ल्ड मैप एंड 26 अदर रीजन्स मैप, यानी कि इन्होंने टोटल 27 मैप बनाए हैं। और ऐसा माना जाता है कि 27 और 26 और एक वर्ल्ड मैप, 27 मैप को मिला के शायद पहली मानचित्रावली यानी कि फर्स्ट एटलस का निर्माण इसी से हुआ था, यानी कि उसमें 27 मैप थे। पहली मानचित्रावली किसकी वजह से बनी? टॉलमी की वजह से पहली मानचित्रावली बनी थी। ठीक है, तो गाइड टू ज्योग्राफी जो कि 8 वॉल्यूम में थी, उसके बारे में आपने पढ़ लिया। पहले में क्या था, दूसरे से 7वें में क्या था, तीसरे से 7वें में क्या था, और 8वें में क्या था। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट किताब की तरफ चलते हैं। एक और फेमस किताब है जिसके बारे में अक्सर कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाता है। मे बी गाइड टू ज्योग्राफी आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन वो जो अगला नाम मैं बताने वाला हूँ वो आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि उनकी दूसरी किताब बहुत फेमस है जिसका नाम है अलमगस्त भी बोलते हैं, कभी कभी अलमजस्ट भी बोलते हैं। स्पेलिंग ये है अलमगस्त, मैं बोलता हूँ अलमगस्त। ठीक है, अलमगस्त, इसमें क्या था, मैथ, एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स के बारे में बात की गई थी, एस्ट्रोनॉमी के बारे में बात की गई थी, एंड स्टार्स के बारे में बात की गई थी। स्टार्स के यानी कि जो तारे होते हैं उनके बारे में बात की गई थी। और इसके अलावा ऑब्जर्वेशन के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, यानी कि वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात की गई थी इस किताब में। किस किताब में? अलमगस्त की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट किताब है इनकी हाइपोथेसिस ऑफ प्लैनेट्स। हाइपोथेसिस ऑफ प्लैनेट्स यानी कि ग्रहों की परिकल्पना, हिंदी में यही बोलेंगे ना, हाइपोथेसिस ऑफ प्लैनेट यानी कि ग्रहों की परिकल्पना। अब नाम से ही पता चल रहा है इसमें किस बारे में बात की गई है। इसमें प्लैनेट्स, साइज, शेप, डिस्टेंस बिटवीन देम, मोशंस, इन सारी चीज़ों के बारे में बात की गई है।
ठीक है। और किस चीज़ के बारे में, एक बार फिर से, प्लानेट यानी कि ग्रहों के बारे में, ग्रहों के आकार के बारे में, उनका साइज़ क्या है इस बारे में बात की गई है, वो देखने में किस शेप के हैं इसके बारे में बात की गई है, आपस में उनके बीच में दूरी कितनी है, उनकी गति किस तरह की है, उनका पाथ क्या है, और उसके अलावा इंटर रिलेशन यानी कि उनका आपस में कोई संबंध है या नहीं है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। एंड इसके बाद अदर हाइपोथेसिस यानी कि दूसरी परिकल्पनाओं के बारे में भी बात की गई है इसके अंदर, ठीक है। तो हाइपोथेसिस ऑफ प्लैनेट में प्लैनेट के साइज, शेप, डिस्टेंस बिटवीन देम, मोशन, इंटर रिलेशन, अदर हाइपोथेसिस, इसके बारे में बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट किताब की तरफ बढ़ते हैं, इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट और लास्ट किताब जिनके बारे में हमें पढ़ना है वो है हमारी एनालेमा इनकी एक और किताब है। उसके अलावा इसमें क्या बात की गई है, इसमें बात की गई स्टार साइंस की, स्टार साइंस एंड ऑब्जर्वर हाइपोथेसिस। ऑब्जर्वर का मतलब जो लोग यूनिवर्स के बारे में रिसर्च करते हैं तो वो रात में बैठ के आकाश को देखते हैं, तारों को ऑब्जर्व करते हैं, चांद को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्वर्स हाइपोथेसिस की भी बात इसमें की गई है। बेसिकली ये पूरी तरह से एनालिमा जो थी वो यूनिवर्स या फिर एस्ट्रोनॉमी पर बेस्ड किताब थी, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। अब अगर शॉर्ट में पूछा जाए कि इनका कंट्रीब्यूशन यानी कि टॉलमी का कंट्रीब्यूशन ज्योग्राफी में क्या रहा, आखिर किस किस क्षेत्र में इन्होंने काम किया है, तो सबसे पहले आप बात करेंगे मैथमेटिकल ज्योग्राफी की। मैथमेटिकल ज्योग्राफी की बात करेंगे। भाई इन्होंने तारों के बारे में बताया है, उनकी गणना की है इन्होंने, ठीक है। मानचित्र बनाया है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पर बेस्ड मानचित्र बनाया है। तो यानी कि मैथमेटिकल ज्योग्राफी गणनाओं पर आधारित भूगोल का काम इन्होंने किया है। तो पहला कंट्रीब्यूशन इनका किस में है, मैथमेटिकल ज्योग्राफी में है। दूसरा इसी से निकल के आता है कार्टोग्राफी। अब भाई मैप तो बनाया ही है, डायरेक्ट सामने दिख रहा है, तो कार्टोग्राफी में भी इनका अच्छा खासा योगदान है। तीसरा अगर बात करें तो रीजनल ज्योग्राफी के बारे में बात की है, ठीक है। उसके अलावा एस्ट्रोनॉमी, जैसा कि अभी ऑब्जर्वर और स्टार साइंस की बात हो रही थी, तो एस्ट्रोनॉमी में भी इनका योगदान रहा है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टॉलमी। एक बार फिर से देख लीजिए इनका कंट्रीब्यूशन किस में है, मैथमेटिकल ज्योग्राफी में, कार्टोग्राफी में, रीजनल ज्योग्राफी में और एस्ट्रोनॉमी में, यानी कि गणितीय भूगोल, मानचित्र कला, क्षेत्रीय भूगोल और खगोल, ठीक है। तो इसको रफ कर देते हैं हम, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज्योग्राफर की तरफ जिनका नाम है पंपोनियस मेला। पंपोनियस मेला, ठीक है। पंपोनियस मेला हमारे नेक्स्ट ज्योग्राफर हैं। बात की जाए कि इनका टाइम पीरियड क्या है, तो कुछ टाइम पीरियड तो नहीं दिया गया है, बस लिखा गया है 1st सेंचुरी AD। नंबर्स में कुछ नहीं दिया गया, बस लिखा गया है 1st सेंचुरी AD, ठीक है। अब इनका काम देख लीजिए कि इनको हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, लेकिन हम चाहें तो इनको हिस्ट्री में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ही कॉन्ट्रीब्यूटेड इन ज्योग्राफी। जाहिर सी बात है क्योंकि हम ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं तो इन्होंने ज्योग्राफी में कंट्रीब्यूट तो किया है, एज वेल एज इन हिस्ट्री, इन्होंने भूगोल के साथ साथ इतिहास के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया है, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि लोग मानते चले हैं, लोगों ने अलग अलग आकार की पृथ्वी मानी है। जैसे आप ग्रीक में भी देखेंगे तो धीरे धीरे जैसे हम ग्रीक में आगे बढ़ते हैं तो लोग ये एक्सेप्ट करते हैं कि अर्थ स्फेरिकल है। बट जो पंपोनियस मेला है ये इस बात में कोई विश्वास नहीं करते, ठीक है। ही डिड नॉट एक्सेप्ट दैट अर्थ इज spherical,
ठीक है, ये बिलीव नहीं करती कि अर्थ एक स्फेरिकल शेप में है, ठीक है, इसको इन्होंने सिरे से नकार दिया है। तो ये दो मेन बातें इनके बारे में हो गई। अब देखें कि इन्होंने काम किया, क्या काम किया है, तो मतलब इनकी किताबों के बारे में पढ़ लेते हैं कि आखिर इन्होंने किताबें कौन कौन सी लिखी हैं और इन किताबों में क्या बात की है। पहली किताब है इनकी कॉस्मोग्राफी। ओके, देखो कॉस्मोग्राफी में इन्होंने, अच्छा देखो नाम से आपको पता नहीं चल रहा है कि इसमें क्या बात की गई होगी, ठीक है। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप बस मुझे कमेंट करके बताओ। अब मैं ये आप पे छोड़ रहा हूँ, मैं ये बताऊँगा ही नहीं कि कॉस्मोग्राफी में इन्होंने क्या बात की होगी। आप कमेंट करके बताओ कि आपको नाम पढ़ के क्या लग रहा है कि कॉस्मोग्राफी में इन्होंने क्या बात की गई होगी, ठीक है। ये आपका काम है कि आप कमेंट में मुझे बताओगे कॉस्मोग्राफी में क्या काम किया होगा इन्होंने। नेक्स्ट किताब की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट किताब है इनकी डी कोरोग्राफिया। डी कोरोग्राफिया, अब इसके नाम से तो नहीं पता चलेगा आपको कि इसमें इन्होंने क्या काम किया है, ठीक है। इसमें इन्होंने काम किया है कि अर्थ को 5 डिवाइडेड अर्थ इनटू 5 क्लाइमेटिक जोन, या फिर हिंदी में कहें तो 5 कटिबंधों में इन्होंने अर्थ को डिवाइड कर दिया है, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने टेम्परेट रीजन को बहुत डिस्कस किया है। टेम्परेट रीजन को इन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है। टेम्परेट रीजन का जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है शीतोष्ण कटिबंध की बात की है। तो इन्होंने टेम्परेट रीजन के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया और साथ ही साथ ये बताया है कि जो यूरोप है वो कहाँ है, यूरोप इज इन टेम्परेट रीजन। जो यूरोप है वो शीतोष्ण कटिबंध में आता है, ठीक है। तो डी कोरोग्राफिया में इन्होंने इन चीज़ों के बारे में बताया है। अब इनकी अगली किताब के बारे में देख लेते हैं। यहीं पर देखें, नहीं इसको रफ कर देते हैं, थोड़ा नीचे लिखने में प्रॉब्लम होती है। इनकी नेक्स्ट जो बुक है दैट इज स्काईलैक्स। इसके भी नाम से आपको पता नहीं चल पा रहा होगा कि इसमें किस बारे में बात की गई होगी, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, इसमें बात की गई है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के बारे में। यानी कि इन्होंने बताया है दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव के बारे में, यानी आर्कटिक एंड एंटार्कटिक के बारे में। अब इसमें ऐसा तो नहीं लिखा है कि इन्होंने अंटार्कटिक या आर्कटिक बताया है, बस इन्होंने उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल बताया है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने ये बताया, जो कि इन्होंने अभी पिछली किताब में डी कोरोग्राफी में जो 5 डिवीज़न किए थे क्लाइमेटिक डिवीज़न, इन्होंने बताया है कि उनमें से सिर्फ 2 ऐसे हैं जिनमें रहा जा सकता है, जिसमें लोग रह सकते हैं। यानी कि 2 ऐसे हैं जिनको हम हैबिटेबल कह सकते हैं। हैबिटेबल का मतलब होता है रहने योग्य, जहाँ पर रहा जा सके, ठीक है। तो 5 क्लाइमेटिक जोन में से 2 ऐसे जोन हैं जहाँ पर रहा जा सकता है, ठीक है। तो स्काईलैक्स इनकी तीसरी किताब थी। तो दिस इज ऑल अबाउट पंपोनियस मेला। इसको यहाँ पर हम रफ कर देते हैं और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जोग्राफर की तरफ। हमारे जो नेक्स्ट जोग्राफर हैं, आई थिंक उनका नाम भी पी से ही है, प्लिनी हमारे नेक्स्ट जोग्राफर होंगे, ठीक है। प्लिनी के अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तो 23 से 79 AD तक इनका टाइम पीरियड होता है, ठीक है। 23 से 79। इनका जन्म कहाँ हुआ, बॉर्न इन इटली, इटली में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। उसके अलावा ही वॉज अ जोग्राफर। जाहिर सी बात है कि हम इनको जोग्राफी में पढ़ रहे हैं, तो ये जोग्राफर थे। एंड एडमिनिस्ट्रेटर टू,
ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, एक प्रशासक भी थे और बहुत ही अच्छे प्रशासक थे। अगर आपने सुना होगा नीरो की कहानी सुनी होगी। कहानी क्या, एक कहावत कही जाती है कि जो रोम है वो जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। तो जो नीरो थे ना, नीरो के शासनकाल में जो प्लिनी थे ये अच्छी खासी पोस्ट पर थे, एक पावरफुल पोस्ट पर उनके शासनकाल में ये काम करते थे। तो एक एडमिनिस्ट्रेटर तो थे ही, साथ ही साथ एक ज्योग्राफर भी थे। ठीक है, फिर उसके बाद इटली में आपने देखा होगा एक वॉल्केनो है जिसका नाम है विसुवियस। तो विसुवियस में जब ब्लास्ट हुआ था, ठीक है, ही डाइड ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ज्वालामुखी फटा तो उसमें ये जल के मर गए, ऐसा कुछ क्लियर भी नहीं किया गया है। अब जो समझ में आता है वो ये समझ में आता है कि जिस दौरान विसुवियस में ब्लास्ट हुआ था उसी दौरान इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन का मतलब तो ये हुआ कि उस दौरान इनकी मृत्यु हो गई, ना कि ये लिखा है कि उसमें जल के इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो आप ये समझिएगा कि जब विसुवियस में ब्लास्ट हुआ था उसी दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनकी बुक्स के बारे में। इन्होंने भैया बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, मतलब बहुत ही सारी। मुझे ऐसा लगता है कि नीरो के शासनकाल में थे तो अपनी पावर का इस्तेमाल करके पब्लिकेशन को धमकी उमकी दे के पब्लिश करा देते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा बुक कौन ही पब्लिश करता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, मजाक की बात अलग हो गई। बुक्स में पहले नंबर पर जो बुक आती है उसका नाम है हिस्टोरिया नेचुरलिस किताब का नाम है। हिस्टोरिया नेचुरलिस के पार्ट कितने हैं आपको पता है? 37 पार्ट हैं। मतलब आदमी पूरी ज़िंदगी में इतनी किताबें नहीं लिख पाता है। मतलब अभी आगे देखो इन्होंने क्या किया है। अभी तो हिस्टोरिया नेचुरलिस के 37 पार्ट इन्होंने लिखे हैं। अब इस पार्ट के बारे में अगर बात कर लें तो देखते हैं इन्होंने क्या क्या काम किया है। पहले पार्ट में इन्होंने ओरिजिन ऑफ अर्थ की बात की है, एंड अदर हेवनली बॉडीज़ की बात की है, यानी कि जो आकाशीय पिंड होते हैं उनकी बात की है। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड हेवनली बॉडीज़ की बात इन्होंने की है। 3 से लेके 6 तक अगर बात की जाए, 3 से 6 वेरियस प्लेसेस की रीजनल ज्योग्राफी इन्होंने बताई है। मार्कर में इंक खत्म हो गई है, थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ये आप देखिए कि इन्होंने वॉल्यूम 3 से लेकर 6 तक क्या काम किया है, वेरियस प्लेसेस के बारे में रीजनल ज्योग्राफी इन्होंने वहाँ की बताई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 7 से लेकर 11 तक। 6 तक हो गया, 7 से 11 वॉल्यूम 7 से 11 इन्होंने स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई, एंथ्रोपोलॉजी एंड बायोलॉजी की बात की है। ठीक है, 7 से 11 एंथ्रोपोलॉजी एंड बायोलॉजी की बात की। एक बार फिर देखिए, पहले वॉल्यूम में ओरिजिन ऑफ अर्थ की और हेवनली बॉडीज़ की बात की है, यानी आकाशीय पिंडों की बात की है। वॉल्यूम 3 से लेकर 6 तक वेरियस प्लेसेस की रीजनल ज्योग्राफी बताई है। 7 से 11 तक एंथ्रोपोलॉजी एंड बायोलॉजी की बात की है। अभी हम बात करेंगे 12 से लेकर 37 तक, लेकिन इसको रफ करने के बाद 12 से लेकर 37 तक, वॉल्यूम 12 से लेकर 37 तक इन्होंने बात की है बॉटनी की, यानी कि वनस्पति विज्ञान की बात इन्होंने की है। वनस्पति विज्ञान के अलग अलग जानकारियां इन्होंने दी हैं। ठीक है, उसके अलावा इनकी 2 और किताबें हैं। ये तो हो गई बात हिस्टोरिया नेचुरलिस की, उसके 37 पार्ट की। अब 2 और किताबें हैं, तो पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं फिर से हिस्टोरिया नेचुरलिस
दूसरी किताब है इनकी जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ द वॉर इन जर्मनी, हिस्ट्री ऑफ द वॉर इन जर्मनी, ठीक है। और तीसरी किताब है हिस्ट्री ऑफ हिज ओन टाइम्स। अब एक चीज़ ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये ज्योग्राफी की किताब है जिसमें 37 पार्ट है, ठीक है। उसके अलावा हिस्ट्री ऑफ द वॉर इन जर्मनी, इस किताब के 20 पार्ट हैं, 20 पार्ट हैं, और हिस्ट्री ऑफ हिज ओन टाइम्स के 21 पार्ट है। अब बताओ, आपको नहीं लग रहा है कि पब्लिशर को धमकी दे दे के प्रिंट करवाया होगा इन्होंने? मतलब आप समझिए कि 37, 1, 38 और 40, 78 वॉल्यूम इन्होंने छपवाए हैं। और ये तो वो हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। पता नहीं इतनी बहुत सारी ऐसी भी किताबें होंगी जिनका इतना इम्पोर्टेंस नहीं होगा, जिनके बारे में किताब में नहीं लिखा है। तो लगभग 78 वॉल्यूम इन्होंने छपवा ली है। अच्छा, एक और चीज़ देखिए कि ये ज्योग्राफी की किताब है, लेकिन ये दोनों किताबें ज्योग्राफी की नहीं हैं, ये हैं लिटरेचर, यानी कि साहित्यिक पुस्तकें हैं, ये भूगोल की पुस्तकें नहीं हैं, ठीक है। तो 3 किताबें हो गई। चौथी किताबें देख लीजिए। चौथी किताब है मीटियोरोलॉजी, यानी कि मौसम विज्ञान। मीटियोरोलॉजी में इन्होंने क्या लिखा होगा? वॉल्केनो के बारे में बताया है इन्होंने, वॉल्केनो के बारे में बताया है, बिजली जो कड़कती है उसके बारे में, यानी कि लाइटनिंग के बारे में बताया है। उसके अलावा सोलर एंड लूनर एक्लिप्स के बारे में बताया है, सोलर एंड लूनर एक्लिप्स के बारे में बताया है। और लास्ट में इन्होंने अपनी किताब खत्म की है अर्थक्वेक के बारे में बात करके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ही बोर्ड पर 4 किताबें एक साथ दिख रही हैं। हिस्टोरिया नेचुरलिस्ट 37 पार्ट, हिस्ट्री ऑफ द वॉर इन जर्मनी 20 पार्ट्स, हिस्ट्री ऑफ हिज ओन टाइम्स 21 पार्ट्स, मीटियोरोलॉजी, इसमें किस बारे में बात की? वॉल्केनो, लाइटनिंग, सोलर लूनर एक्लिप्स एंड अर्थक्वेक के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई प्लिनी की, इसको रफ कर देते हैं और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज्योग्राफर की तरफ। नेक्स्ट ज्योग्राफर के बारे में अगर बात करें तो उनका बहुत ज़्यादा उल्लेख किताब में देखने के लिए नहीं मिलता है, जिनका नाम है सेनेका, ठीक है। हमारे नेक्स्ट ज्योग्राफर हैं सेनेका, जिनका जो काम है वो ये कि ये एक फिजिकल ज्योग्राफर थे। चलिए, फाइनली कोई तो हमें रोम में मिला, रोमन ज्योग्राफर में, जो फिजिकल ज्योग्राफी में काम किया है। ये एक फिजिकल ज्योग्राफर थे, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने वेदरिंग के बारे में भी बात की है, वॉल्केनिक इरप्शन के समय में, यानी कि वेदरिंग ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन, यानी कि जब वॉल्केनो फटता है तो उससे जो क्षरण होता है, वेदरिंग होती है, उसके बारे में इन्होंने बताया है, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने डेल्टा फॉर्मेशन के बारे में भी बात की है, डेल्टा फॉर्मेशन के बारे में भी बात की है, ठीक है। तो ये 3 इनके मेन काम हैं और आपको बुक में ये 3 ही काम मिलेंगे। हो सकता है एक आधा किसी किताब में बढ़ा दिया गया हो, लेकिन बेसिकली ये 3 काम है। तो आप तीनों में ही देखेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में इन्होंने काम किया है, ठीक है। आई थिंक एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी में काम किया है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। दिस इज ऑल अबाउट रोमन ज्योग्राफर। इसके बाद आता है हमारा डार्क एज ऑफ यूरोप, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब रोमन ज्योग्राफर को भी मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता था, बट मैंने सोचा कि 4-5 ही तो ज्योग्राफर हैं, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, 45-50 मिनट का, तो कोई बात नहीं, एक ही वीडियो में कवर कर देते हैं। तो इसीलिए मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दिया, और इसमें थोड़ा लाइव क्लास की तरह मैंने बोर्ड में अपने आप लिखा है, पढ़ाया है, वरना वैसे मैं पहले लिख लेता था फिर पढ़ाता था, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा लंबा वीडियो हो गया होगा, बट यहाँ पे 2 वीडियोज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने एक ही वीडियो में रोमन ज्योग्राफर्स को पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डार्क एज इन यूरोप,
ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक बार फिर से आपसे कह रहा हूँ कि वीडियो को देख लिया है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।